गुजारिश है कि हम प्रार्थना में उन तमाम जो लोग लगे हुए हैं, बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूँ सुनील शर्मा और आपका दोस्त और होस्ट स्वागत करता हूँ। आप जो तमाम जो लोग फेसबुक पर देख रहे हैं दोस्तों, और तमाम जो जूम पर जुड़े हैं मेरे पार्टिसिपेट, मेरे आज के जो विषय के दोस्तों, तो मैं सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं दोस्तों, बिजनेस काउंसिल्स ऑफ इंडिया के साथ में जीएसटी के एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे दोस्तों, और फार्म टू होम, और साथ ही ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में जानेंगे किस तरह से हम ऐसे विषयों को इंफॉर्मेटिव बना रहे हैं और कोविड-19 को फाइट दे रहे हैं दोस्तों। तो साथ ही ऐसे कार्यक्रमों की हम ऐसे जो कोविड-19 को लास्ट 28 मार्च से कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लगातार ये दोस्तों हम सबसे पहले उन कोविड-19 में तमाम जो पेशेंट है उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आज भी उन तमाम लोगों के लिए जो कोविड-19 में लाखों पेशेंट है दोस्तों, इस तरह से हाथ जोड़े। कृपया सभी से निवेदन है, फेसबुक पर लोग जो जुड़े हुए हैं मेरे, और रमेश प्रभु सर के और हमारे जो फैन और दर्शक जो जुड़े हुए दोस्तों, वो इस तरह से हाथ जोड़ ले हुए, पार्टिसिपेट तमाम जितने लोग हैं दोस्तों, सभी से रिक्वेस्ट है इस तरह से हाथ जोड़कर मन ही मन प्रार्थना करें उस परमात्मा से, उस परमेश्वर से। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जी हाँ, सभी सुखी होवे, सभी निरोगी होवे, सभी एक दूसरे का कल्याण देखें, और किसी के भाग में कोविड-19 कोरोना वायरस जैसी बीमारी नहीं आए, किसी प्रकार का दुःख नहीं आवे, इस तरह की प्रार्थना के साथ उस परमात्मा, उस परमपिता परमेश्वर, उस भगवान से, उस खुदा से, उस यीशु मसीह से, उस वाहेगुरु से, उस तमाम अलमाइटी से हम गुजारिश कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तमाम हमारे जो दर्शक हैं और तमाम जो पार्टिसिपेट जूम पर जुड़े हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं कि तमाम जो हजारों लाखों कोविड-19 के पेशेंट हैं, उनको ठीक करें प्रभु परमात्मा, और साथ ही उन जो कोरोना वायरस के रूप में काम कर रहे हैं, साथ ही डॉक्टर्स, नर्स, मेडिकल स्टाफ और प्रशासनिक अधिकारी, और हमारे जो देश के मुखिया नरेंद्र मोदी जी और हमारे जो राज्य के मुखिया उद्धव ठाकरे जी, उनको हिम्मत दे, उनको ताकत दे, ताकि हम कोरोना वायरस को उस जो जंग है उसमें हम जीतेंगे। कोरोना हारेगा और भारत जीतेगा, इस तरह की अपील के साथ में दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूंगा। आज का सब्जेक्ट तो मैंने जैसे बताया आप सभी को, लेकिन हम पिछले महासेवा महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन, एक बड़ा एनजीओ सरकार के क्षेत्र में, साथ ही उनके साथ में एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, एक न्यूज एजेंसी जो एक अपने समाज के प्रति दायित्व समझकर कोविड-19 को एक जागरूकता के रूप में, इंफॉर्मेटिव के रूप में एक पहल की है, एक जागरूक बनाने के लिए समाज को। दोस्तों पिछले 28 मार्च से हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस करके लोगों को एक इकट्ठा कर रहे हैं, अपने अपने घरों में ताकत दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं दोस्तों, ताकि किस प्रकार की सुविधा हो, किस प्रकार का अधिकार है, सर्कुलर हो गवर्नमेंट का, किस प्रकार से अनऑर्गेनाइज डोमेस्टिक वर्कर्स की मदद करना हो दोस्तों। तो इस तरह से हमारी पहल है दोस्तों। हमारे जो महासेवा के चेयरमैन है और तमाम जो महासेवक है, उन्होंने प्रण लिया है, संकल्प लिया है कि हम इस प्रकार से 3 तरह से इसमें अभियान चलाएंगे, मदद और जागरूकता अभियान दोस्तों। पहला हमारा अभियान रहेगा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में और पीएम केयर में ज्यादा से ज्यादा डोनेट करें, ऐसा आह्वान हम उन तमाम जो हाउसिंग सोसाइटी दोस्तों, महाराष्ट्र भर की लगभग 1 लाख हाउसिंग सोसाइटी है, उसमें हमारी महासेवा की कुछ 60,000 हाउसिंग सोसाइटी सदस्य है। उन सभी सम्मानित सदस्यों को, हाउसिंग सोसाइटी के पदाधिकारियों से निवेदन कर रहे हैं दोस्तों पिछले दिनों से, कि आप ज्यादा से ज्यादा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में डोनेट करें, ज्यादा से ज्यादा आप पीएम केयर में डोनेट करें। और इस आह्वान को उन लोगों ने माना, और इसमें हमें कहीं ना कहीं एक प्रतिसाद मिल रहा है दोस्तों। औरंगाबाद हो, मुंबई हो या पूना, हर जगह से इसमें ज्यादा से ज्यादा डोनेशन हो रहा है, ऑनलाइन डोनेशन हो रहा है चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड या पीएम केयर में दोस्तों। जैसे आपको मैंने बताया, मिस्टर औरंगाबाद से जुड़े हैं जेसी फ्रांसिस, वो लगातार डेली हम लोगों को अपडेट पहुंचाते हैं महासेवा को, कि हमने ये हाउसिंग सोसाइटी ने इतना डोनेट किया है, और इस तरह का एक प्रयास है। उन्होंने भी तकरीबन लाखों रुपया डोनेट कर चुके हैं, अलग अलग, एक बूंद बूंद से जैसे बोलते ना घड़ा भरता है, इसी प्रकार कोई हाउसिंग सोसाइटी ने 2100 रुपया, कोई 5,000, कोई 10,000, इस तरह के अलग अलग हाउसिंग सोसाइटी ने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड और पीएम केयर में डोनेट करके एक लाखों रुपए का आंकड़ा
अमाउंट बढ़ाया है और एक इस संकट के समय में हिम्मत दी हमारे चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में और पीएम केयर में दोस्तों। दूसरा हम आपको बता दूं पीएम केयर में हमारे महासेवा का जो शाखा ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस है वसई में, वहाँ के हमारे जो सेक्रेटरी और वहाँ के जो ब्रांच के अध्यक्ष हैं विश्वनाथन जी, उनके जरिए उनके प्रोत्साहन से, उनके आह्वान से 1 करोड़ रुपए का डोनेट किया है पीएम केयर में उन्होंने, उनके जो वेल विशर क्लाइंट ने, और 1 करोड़ रुपया आह्वान उन्होंने एक आश्वासन दिया है पीएम केयर सीएम के चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में डोनेट करने के लिए दोस्तों। तो इस तरह से हम बढ़ते जा रहे हैं आगे। हमारे दहिसर के महासेवक है विनोद प्रभु, उन्होंने तमाम हाउसिंग सोसाइटी में एक आह्वान करते हुए, हमारे सीए रमेश प्रभु जी का आह्वान मानते हुए तमाम एक अच्छा अमाउंट इकट्ठा किया है, तो वो भी लाख रुपए में पहुंच गया, 2 लाख 2.5 लाख करीबन उनका एक अमाउंट हुआ है। तो एक महासेवक तमाम ऐसे अलग अलग काम करें दोस्तों, अलग अलग लेवल पे बहुत सारे लोग हमारे जो वेल विशर्स हैं, जो प्रोफेशनल्स लोग जुड़े हैं, सीए, एडवोकेट, तमाम जो आर्किटेक्ट वगैरह, वो लोग भी अपनी अपनी लेवल पर कहीं खाना खिला रहे हैं, कहीं पे फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कहीं राशन ग्रोसरीज वगैरह बांट रहे हैं जरूरतमंद लोगों को, तो कहीं कहीं अवेयर कर रहे हैं उन माइग्रेट लेबर्स को। तो कहीं ना कहीं अपने लेवल पर हम हाँ क्या मदद कर सके वो जरूरी दोस्तों। और मैं बता दूं ये हमारा पहला चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में पहला तरीका था मदद करने का। दूसरा दोस्तों हमने तमाम ऐसी इस तरह की जो कॉन्फ्रेंस में ऐसे जूम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से हजारों लोगों को अभी तक जोड़ा दोस्तों। करीबन ये आंकड़ा करीबन पहुंच जाएगा 7-8 हजार करीबन 8-10 हजार लोगों को ऐसी कॉन्फ्रेंस में हमने जोड़ा अभी तक। लोकमत के साथ हो या बिजनेस काउंसिल के साथ हो या फिर ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, तमाम हम रोटरी क्लब वगैरह ऐसे कॉन्फ्रेंस करके हमने करीबन 8 हजार लोगों को जोड़ चुका है दोस्तों। और वो 8 हजार लोग कौन है? वो लाखों लोगों का हाउसिंग सोसाइटी में, समाज में जो प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको लीड करते हैं, ऐसे लोगों को हमने जोड़कर एक से लाखों लोगों की चेन बनाने की कोशिश की दोस्तों। और उसमें हमने बड़ा प्रयास किया है। अनऑर्गेनाइज डोमेस्टिक वर्कर्स, असंगठित घरेलू कामगार, उन लोगों को कहा जाता है दोस्तों जो आपके घरों में काम करती मेड है, भाई है, या फिर ड्राइवर्स है या सिक्योरिटी गार्ड है। उन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, प्रधानमंत्री की योजना है, उन्होंने ऑलरेडी उनकी पेंशन स्कीम है उनके लिए, उसमें आपको उनका डाटा देना है, उनको आधार कार्ड वगैरह उनका डाटा देना, उनकी डिटेल देनी है, वो भी ऑनलाइन है। वो ऑनलाइन देकर उनकी एक मदद कर सकते हैं आप, इन लोगों की, उन घरेलू कामगारों की दोस्तों। तो उसमें हम हमारे तमाम महासेवक ट्रेन कर रहे हैं, उनको अवेयर कर रहे हैं लोगों से। और ये कहीं जाकर नहीं करना आपको, घर बैठे गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम है और गवर्नमेंट का ये लिंक है, ऑनलाइन लिंक है, उस लिंक पे जाकर क्लिक करेंगे आप, उस जो भी अनऑर्गेनाइज डोमेस्टिक वर्कर है उसका डाटा दे सकते हैं। इस प्रयास में हम ज्यादा सफलता मिली दोस्तों। तमाम पूना से, थाना फेडरेशन से, पूना हाउसिंग फेडरेशन से, और कोल्हापुर, सोलापुर, तमाम औरंगाबाद और पालघर जिला हो या मुंबई के तमाम जिले हो, वहां से ज्यादा डाटा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट और लेबर डिपार्टमेंट के थ्रू जा रहा दोस्तों। एक अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है हमें, तो सभी का धन्यवाद। ऐसे जो डोमेस्टिक वर्कर्स का डाटा देने में लगे दोस्तों हमारे जो महासेवक है तमाम, उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ दोस्तों। तीसरी तरह की हमारी जो मदद का अभियान का तरीका है दोस्तों, हम हमारी जो महासेवा की तमाम इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल पुस्तक है दोस्तों, या तो वो सेल्फ रिडेवलपमेंट पर जो हाल ही में पुस्तक लिखी गई है, आईएएस सुभाष लाला जी हैं जो रिटायर हैं और प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं दो चीफ मिनिस्टर के, सुशील कुमार शिंदे और विलासराव देशमुख जी के, ऐसे अनुभवी, और हमारे जो चेयरमैन रमेश प्रभु जी के द्वारा सेल्फ रिडेवलपमेंट हो या डीम कन्वेंस हो, तमाम हाउसिंग सोसाइटी से रिलेटेड किसी प्रकार की पुस्तकों पर, आप ऐसी पुस्तकों पर 50% रिलीफ ले सकते हैं। हमारी ऐसी पुस्तकों तमाम दोस्तों, इस तरह का हमारा एक अभियान है। और ये हमारा आज 2-3 महीने का अभियान नहीं है दोस्तों, 1 महीने से तो ऊपर हो गया हमें। हमारा 1 साल का, आने वाले 1 साल तक ये अभियान चलाएंगे हम। महासेवा के जो चेयरमैन है रमेश प्रभु जी, उनका ऐसा कहना है कि 1 साल तक हम इस तरह से रिलीफ देंगे, लोगों की मदद करेंगे, लोगों को प्रेरित करेंगे कि आप इस समय सरकार के हाथ मजबूत करें, सरकार के साथ खड़े रहें। यदि आप मजबूत है, आप कैपेबल है, आप समर्थ हैं, तो आप जरूर, आपको करना चाहिए, आपके लेवल की जो मदद हो वो करना चाहिए। इस तरह की गुजारिश हमारे तमाम महासेवक और हमारे जो अध्यक्ष हैं, प्रधान सेवक है रमेश प्रभु जी कर रहे हैं दोस्तों। इस तरह की अपील के साथ में, और दूसरा एक ही साथ में जो तीसरा तरीका है, ऑनलाइन कोर्सेज के जरिए हम तमाम उन लोगों को जो घरों में बैठे हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं दोस्तों, उन लोगों के लिए एक स्वर्णिम अवसर है, एक गोल्डन स्वर्णिम अवसर है उन लोगों के लिए कि ऑनलाइन कोर्सेज के जरिए जो कोविड-19 के बाद दोस्तों हालत होगी,
सिचुएशन होगी अर्थव्यवस्था की हमारे देश की, या फिर रियल एस्टेट हाउसिंग सेक्टर की होगी, बड़ा सुस्त होगा। उस सुस्ती को भगाने के लिए यदि आप वेल अपडेट होंगे, वेल एजुकेट होंगे, आप तो आप इसको फाइट दे सकते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आप वेल एज ए कंसल्टेंट आप ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे ऑनलाइन कोर्सेस हैं। ऑनलाइन कोर्स भी कैसे हैं, 1 दिन के और 15 दिन के, टीम कन्वेंस का हो या फिर सेल्फ रीडेवलपमेंट का, तमाम जो सोसाइटी में जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उन तमाम जो हाउसिंग सोसाइटी में कंपलसरी होता है, गवर्नमेंट कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का जीआर है दोस्तों, उसके तहत हम रजिस्टर्ड सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट के द्वारा सर्टिफिकेट के साथ में ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज चला रहे हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और उसमें भी हम राहत दे रहे हैं दोस्तों। यदि आप चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में या हमारे वॉलंटियर है, महासेवक है, तो आप उसमें 50% आपको रिलीफ मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। इस तरह की पहल है। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में हमारे जो चेयरमैन है महासेवा के, वो बताएंगे। तो दोस्तों मैं ये था महासेवा क्या कर रही है। आज मैं आज की जो कॉन्फ्रेंस है उसके बारे में बता दूं कि जैसा कि हमारे जो ऑल इंडिया बिजनेस काउंसिल के तमाम सदस्य और स्पीकर मौजूद हैं, उन सभी का मैं स्वागत करता हूं। हमारे हरिराम चौधरी जी, रमेश बी शाह, और हमारे जो आज आदरणीय जो स्पीकर हैं, बोलने वाले हैं, वक्ता हैं, वो उनका मैं स्वागत करता हूं। सुमित झुनझुनवाला महासेवा की तरफ से, एमएनएस की तरफ से स्वागत करते हो दोस्तों। आज का मैं सब्जेक्ट बताता हूं कि आज ऑल इंडिया बिजनेस काउंसिल के साथ हम ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं दोस्तों। आज हमारा सब्जेक्ट है स्पीच ऑन बिजनेस कंप्लायंस अंडर जीएसटी आफ्टर कोविड-19। मिस्टर झुनझुनवाला बताएंगे इसके बारे में, लेकिन मैं सबसे पहले इनवाइट करूंगा आज की इस कॉन्फ्रेंस को। एक जैसे कि रहता है कि हमारे जो गेस्ट आए हैं, तो तमाम जो पार्टिसिपेट जुड़े हैं, और फेसबुक पे हमारे जो ऑडियंस हैं, वो हमारे मेहमान की तरह हैं, गेस्ट की तरह। उनका स्वागत करने के लिए मैं हमारे चेयरमैन जो प्रधान सेवक हैं, रमेश प्रभु जी, हाउसिंग गुरु रमेश प्रभु जी को इनवाइट करूंगा। आए और बताएं रमेश प्रभु जी किस तरह से आप उनका स्वागत करेंगे, और आप किस तरह से इस पहल में प्रेरणा दे रहे हैं तमाम लोगों को, लगे हुए हैं दिन रात। प्रभु सर, रमेश प्रभु सर से विनती है कि वो आए। मिस्टर विशाल बामने बताएं कि सर थोड़ा दूसरे ओके सर पे फोन कॉल पे रहेंगे। हाँ, आप कैरी ऑन कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। हम उनका स्पीच बाद में ले लेंगे। अभी मैं इनवाइट करूंगा हमारे एक हरिराम चौधरी जी, जो हरिराम चौधरी जी के बारे में बता दूं मैं कि इतना बड़ा जबरदस्त जज्बा है इनका। ये अभी मई चल रहा, मई में आपका बर्थडे है साहब, और आप लगभग 75 साल के हो जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आई एम राइट ना? यस यस, 22 में 22 में। हाँ 22 में। 22 में, हाँ। ओके ओके। तो आपको ऐसे ही उज्जवल भविष्य की और दीर्घायु हो आप, इस तरह की शुभकामना देते हुए, आप देख सकते हैं इतनी उम्र के बावजूद भी जज्बा इनका। ये जायंट्स वेलफेयर फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, तमाम आरटीआई वगैरह फ्री सेमिनार करते हैं। इतना बड़ा जज्बा आरटीआई के फ्री, जब तक ये कहते हैं आरटीआई में आपको यदि आपका जो मामला है, आपका आरटीआई का जो मसला है, वो तब तक सॉल्व नहीं हो जाए, जब तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, वो भी फ्री ऑफ चार्ज और निःशुल्क रहता है। इस तरह का आरटीआई सेमिनार करते हैं जायंट्स में हरिराम चौधरी और महासेवा साथ में मिलके हर महीने के 4th सैटरडे को। तो वो इस बार हम इसी में किया, हमने ऑनलाइन ही किया, और अगले महीने भी करेंगे। इस तरह की परंपरा हमारी पिछले 5 सालों से जारी है, महासेवा और जायंट्स के हरिराम चौधरी जी के साथ में। और आज ये हम एक और नई चीज करने जा रहे हैं ऑल इंडिया बिजनेस काउंसिल के साथ में। तो मैं हरिराम चौधरी जी को इन्वाइट करूंगा। हरिराम जी बताएं ऑल इंडिया बिजनेस काउंसिल क्या है, और आज का ये जो कार्यक्रम है, हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर है और जो ये बिजनेस काउंसिल है, इसके बारे में बताइए। आपका स्वागत करता हूँ वेलकम स्पीच के लिए हरिराम चौधरी। थैंक यू सुनील शर्मा जी। आज मैं सेक्रेटरी जनरल ऑल इंडिया बिजनेस काउंसिल होने के नाते सबसे पहले सुनील शर्मा जी मैं आपका ही स्वागत करता हूं, और आप और रमेश प्रभु जी जो दोनों की इच्छा रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान को बांटें, और इसी तरह से आप देख रहे हैं कि आज इतने सब्जेक्ट के लिए रमेश प्रभु जी सब हम लोगों को ज्ञान पे ज्ञान देते जा रहे हैं। और सुनील शर्मा जी एमएनएस मीडिया सर्विस के चीफ है, उनकी एक टीवी चैनल है, तो उस चैनल के द्वारा भी वो काफ़ी प्रचार करते हैं। आज का प्रोग्राम भी
सुमित शर्मा जी, रमेश बामने जी, रमेश प्रभु की वजह से, और फेसबुक पे लाइव है, यूट्यूब पे भी वो लोग देने वाले हैं। तो इतना इतना लाख हजारों लोगों तक ये आज की मीटिंग का प्रचार होने वाला है। अब मैं इसी के साथ में आज हमारे जो प्रेसिडेंट है श्री रमेश आरवी शाह, श्री रमेश बी शाह, और अपने गेस्ट स्पीकर आज के हैं श्री सुमित झुंझुनवाला, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और इसके बाद में ऑल इंडिया बिजनेस काउंसिल के बारे में बताना चाहता हूँ कि हमारी इस मीटिंगों में पहले जो राम जेठमलानी जिस समय मिनिस्टर थे सेंट्रल में, लॉ मिनिस्टर, उस समय हमारी मीटिंग में आए थे। उसके साथ में और वो जो जयवंतीबेन मेहता, वो उस समय की पावर मिनिस्टर थी, हमारी मीटिंग में उस समय भी आई थी। और मंगल प्रभात लोढ़ा जो एमएलए भी हैं और बहुत बड़े बिल्डर हैं, तो वो भी हमारे चेयरमैन रह चुके हैं। और एक विमल पूनमिया जो कि बहुत लीडिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इनकम टैक्स एडवाइजरी कमेटी में है, और जब भी यूनियन बजट आता है तो ऑन सेम डे यूनियन बजट के बारे में वो स्पीच देते हैं। तो ये सब हमारे महारथी है, हमारे ऑल इंडिया बिजनेस काउंसिल में है। और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि राम जेठमलानी जी की वजह से सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, यानी कि बाउंसिंग ऑफ चेक के जो केसेस होते हैं, उसके बारे में हमने पार्लियामेंट से राम जेठमलानी जी के थ्रू अमेंडमेंट करवाए थे, और उसकी वजह से लाखों लोगों को फायदा हो रहा है ऑल इंडिया में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि ऑल इंडिया बिजनेस काउंसिल की है, थैंक्स टू राम जेठमलानी जी और हमारे जितने भी ऑफिस रह चुके हैं। अब इसके साथ ही और हमारे जो यहाँ पे आज जो आज के जो स्पीकर है सुमित झुंझुनवाला जी, उनके बारे में हमारे प्रेसिडेंट श्री रमेश वी शाह को इंट्रोड्यूस करेंगे। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ श्री आरवी शाह साहब से कि वो अपने सुमित झुंझुनवाला जी का इंट्रोडक्शन करें। थैंक यू। श्री आरवी शाह। हाँ, शाह साहब आप बोलिए। शाह साहब को जरा अनम्यूट कर दीजिए। हाँ, शाह साहब अभी आप अपना उनको इंट्रोड्यूस कीजिए, सुमित झुंझुनवाला जी को। शाह साहब आपको आवाज आ रही है? आप अनम्यूट कीजिए, आपका अनम्यूट नहीं होगा, आपका ऑडियो अनम्यूट कीजिए। रमेश जी, आप अपना लेफ्ट साइड में जो म्यूट का ऑप्शन है वो अनम्यूट कर देंगे तो आप ऑडियोबल हो जाएंगे सर। Yes. Do you listen to me? हाँ हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है। आवाज कम आ रही है सर। रमेश जी आवाज कम आ रही है। रमेश बी शाह जी, आप थोड़ा लाउड बोल रहे हैं या फिर आप स्पीकर अपने माउथ के पास रखिए। यस, गो अहेड सर। Hello, Mr. यस सर, आ रही है। Sumit Junjunwala is a leading chartered accountant and he is associated with SHRN company, also a partner and heading the GST division. He is also associated with the Chamber of Tax Consultant and he has written several papers on GST law. He has dealt with several conferences and he is a very active member of the Chamber of Tax Consultant and the All India Business Council and the Federation of Tax Practitioners Association. I don't want to waste much time. I would invite Mr. Junjunwala to deal with online core or a speech on business compliances and the GST after COVID-19. Thank you. झुंझुनवाला जी। हाँ, झुंझुनवाला जी, हाँ, अभी आप अनम्यूट करके बोलिए। झुंझुनवाला जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, जरा आपकी आवाज जरा अनम्यूट कर दीजिए। कैन यू हियर मी? हाँ, आवाज आ रही है सर? हाँ, अभी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। प्रेजेंटेशन सबको दिख रहा है सर? सबके स्क्रीन पे प्रेजेंटेशन आ रहा है? सुमित जी आपका प्रेजेंटेशन दिख रहा है, आपका आवाज भी अच्छा आ रहा है। गो अहेड सर, गो अहेड। ओके। सो एट द वेरी आउटसेट, शुरुआत से पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा महासेवा को, एमएनएस न्यूज मीडिया को एंड ऑल इंडिया बिजनेस काउंसिल को for inviting me to share my views, share my thoughts। क्या जीएसटी में जो चेंजेस आए हैं इस कोविड की पैंडेमिक के उपरांत, so what are the different compliances, what are different reliefs given by the government। हम सुन रहे हैं गवर्नमेंट ने ये पैकेज दिया, वो पैकेज दिया, काफी लोगों के लिए ये मदद की है, गरीबों के लिए ट्रेन चलाई है, बट एज बिजनेसमैन के लिए क्या जीएसटी में मदद हुई है, क्या रिलीफ मिली है उनको, ये भी जानना जरूरी है। सो लेट अस सी what different things they have done for the under GST।
So before coming to the priority compliances under GST, we'll just briefly go through what are the reliefs, क्या क्या उन्होंने benefit दिए हैं. Compliance तो जब लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद आप करेंगे, उससे पहले आपको क्या क्या गवर्नमेंट ने सुविधाएं दी है GST में अभी इस टाइम पे. So सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपका GST 3B, the GST returns that you file every month. So for the month of May 2020, जो मई 2020 का जो रिटर्न है आपका, जो जनवरी 20 जून को जाता है, सो गवर्नमेंट ने इसकी ड्यू डेट एक्सटेंड कर दी है. जैसा आप स्क्रीन सारे आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, द ड्यू डेट हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर द मंथ ऑफ मे. सो ओरिजिनली जिसका भी टर्नओवर, जिसकी भी सालाना सेल 5 करोड़ के ऊपर होती है, जिसको अपना रिटर्न 20 तारीख तक भरना होता है एवरेज, उसकी ड्यू डेट 7 दिन से बढ़ा के 27 जून कर दी गई है. जिन व्यापारियों का टर्नओवर, ऑल द बिजनेसमैन हुज टर्नओवर इज बिलो 5 करोड़, सो फॉर ऑल दोस काइंड ऑफ बिजनेसमैन हुज टर्नओवर इज बिलो 5 करोड़, बेस्ड ऑन देयर स्टेट्स, so based on the different states, the due date has been extended. I will like to divide the states in two parts. One is the northern India, one is the southern India. तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उसके नीचे जितने भी स्टेट है साउथ तरफ, उन सभी के लिए जो पहले 22 जून ड्यू डेट थी, अब हो गई है 12 जुलाई. और जो नॉर्दर्न स्टेट्स है, अपने राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, बिहार और ये इसके ऊपर जो भी स्टेट है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स है, जिनकी ओरिजिनल ड्यू डेट थी 24 जून, that has been extended to 14th July. So गवर्नमेंट ने ये इतना आपको ड्यू डेट का रिलैक्सेशन दे दिया है कि भाई आप टैक्स थोड़ा लेट भर सकते हैं. यू कैन पे द टैक्स अ लिटिल बिट लेट. वी हैव एक्सटेंडेड द ड्यू डेट, एंड विद दिस डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्सेस देयर विल नॉट बी एनी इंटरेस्ट अप टू द न्यू ड्यू डेट. So this is the first relaxation that they have given for the month of May 2020. So मई 2020 का रिटर्न जो आप जून में भरेंगे या जुलाई में भरेंगे, जब लॉकडाउन खुल जाएगा, उसके लिए रिलीफ दे दी है. But what about the returns that were due in March, April and May? जो मार्च का रिटर्न भरना था, अप्रैल का रिटर्न भरना था, उन सब का क्या हुआ है? So for all the earlier returns, they have not extended the due date, but they have given you relief from interest and late fees. कहने का मतलब ये है कि ड्यू डेट जो एक्ट में दी गई है जीएसटी में, वो एज इट इज ही है. देयर इज नो चेंज इन ओवर देयर. बट अगर ड्यू डेट्स आप अगर नॉर्मल सर्कमस्टेंस में देखें, इफ यू सी नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, इफ यू डू नॉट फाइल योर रिटर्न विद इन द ड्यू डेट, देयर इज अ इंटरेस्ट, ब्याज लगता है, एंड देयर इज अ लेट फी, पेनल्टी लग जाती है आपको. तो गवर्नमेंट ने उससे रिलीफ दे दी है आपको कि भाई आपको हम इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे या कम चार्ज करेंगे, और लेट फीस आपको चार्ज नहीं करेंगे एक सर्टेन तारीख तक. What are the different dates? Let us see for that. So all the businessmen whose turnover in the previous financial year is more than 5 crore, जिसका पिछले साल का टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर था, और उसकी रिटर्न जो फरवरी की 20 मार्च को जानी थी, मार्च की 20 अप्रैल को जानी थी, अप्रैल की 20 मई को जानी थी, ये तीनों मंथ का तीनों ड्यू डेट जो है वो करीब करीब लॉकडाउन की पीरियड में ही आ गया है. सो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि 15 दिन तक, ड्यू डेट से लेके अगले 15 दिन तक उन्होंने कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना है आपसे. तो जैसे अगर हम पकड़ेंगे अभी लेटेस्ट जो अप्रैल मंथ का रिटर्न है, सो कोई भी व्यापारी जो अप्रैल मंथ की जिनकी सेल हुई है, अगर दुकान खुली है, समझिए किराने की दुकान है किसी की, सो जो भी वो सेल कर रहे हैं, जिसका उनको रिटर्न 20 मई को भरना था, बट वो गवर्नमेंट ने 20 मई से बढ़ा के 5 जून कर दी है. 15 दिन उन्होंने आपका इंटरेस्ट माफ कर दिया है कि पहले 15 दिन ड्यू डेट से जो डिले होगा आपका, द इंटरेस्ट विल बी वेव्ड ऑफ, इंटरेस्ट विल बी निल. उसके बाद later on, after 15 days, from 16 days onwards, the interest will be charged at 9% instead of 18%. So normally interest which is at 18% will now charged only at 9%. Late fees again has been waived off completely for this category, and this compliance, ये जो रिटर्न आपको फरवरी से लेके अप्रैल तक का है, ये आपको जो छूट दी गई है, ये एक शर्त पे है. दिस इज ऑन वन कंडीशन, that you file these returns by 24th of June 2020. So if you file it by 24th June 2020, no late fees and reduced interest. For other small taxpayers who are having turnover between 1.5 crores to 5 crores, जिसका करोड़ सालाना 1.5 करोड़ से लेके 5 करोड़ के बीच में है, सो उसमें उस केस में उन्होंने क्या कर दिया है, आपका इंटरेस्ट पूरा माफ कर दिया गया है, लेट फी पूरी माफ कर दी गई है,
ऑन द कंडीशन कि आप जो अपना जो रिटर्न है वो 29 और 30 जून तक अपना फाइल कर दे। आप यू फाइल योर रिटर्न्स बाय 29 एंड 30 जून रिस्पेक्टिवली। फॉर बिजनेसमैन हुज टर्नओवर इज बिलो 1.5 करोड़, जिसका सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ से भी कम है, और जो छोटे बिजनेसमैन है उनके लिए गवर्नमेंट और सुविधा दी है। दे हैव गिवन इवन मोर रिलीफ दैट नो इंटरेस्ट, नो लेट फीस टिल 30 जून, 3 जुलाई एंड 6 जुलाई रिस्पेक्टिवली। तो फरवरी का रिटर्न आप 30 जून भरेंगे। फॉर द मंथ ऑफ मार्च यू कैन फाइल अप टू 3 जुलाई। फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल यू कैन फाइल अप टू 6 जुलाई। So these are the reliefs that they have given for payment of taxes and filing of GST 3B. Friends, as we understand as businessmen, this GST 3B is or basically your payment of taxes. Apart from GST 3B, you're also required to file your GST 1. So what happens for GST 1? आपको जो अपनी बिल वाइज डिटेल है सेल की वो भी आपको डिक्लेयर करनी पड़ती है in GST 1. And if you do not file your GSTR 1 within the prescribed time limit, there is a late fee for that as well. So earlier the late fee was 50 rupees per day and 20 rupees per day respectively. That entire late fee for GSTR 1, आपकी जो bill wise sale detail है, उस GSTR 1 के जो late fee थी वो पूरी की पूरी waive कर दी गई है for the month of March, April and May, on the condition that you file this GSTR 1 before 30th June 2020. So friends, by all these slides, what we are seeing, the government has extended all compliances up to June end of first week of July. Is it an indication by the government that the lockdown will be extended at least till say first week of June? Do we see that this pandemic is going to get over so early? All the due dates, everything has been extended till June. So government also knows even if the lockdown is withdrawn in the month of May, 18 मई को अगर withdraw भी हो गया, lockdown सब normal भी हो गया, still it will take time for businessmen to make compliances, still it will take time for businessmen to resume their normal operations. That is where the time has been given that you normalize and then file your returns. So this is how the government has given relief on GSTR 1 and GSTR 3B. Another aspect, friends, what we have seen कुछ महीनों पहले back in September 2019 or October 2019, government has introduced a new provision जहां पर उन्होंने बोला है कि आपके GSTR 2A में जितना अमाउंट दिख रहा है क्रेडिट, आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट, whatever is visible in your GSTR 2A, you can take a maximum of 120% of that amount, what is visible in GSTR 2A. Later on, they have revised that to 110%. So how does it affect the businessman? That if you have made purchases from Mr. X and that Mr. X is not filing his returns properly, so as a purchaser, the government is going to disallow your purchase input tax credit over here if Mr. X does not file his returns properly. The relaxation that they have given in post-COVID position is that for the months from February to August, the government understand a lot of sellers will not be able to file their GSTR 1 on time. And since they are not going to be able to file their GSTR 1 on time, as a purchaser, these credits will not be visible in your GSTR 2A. If these credits are not visible in your GSTR 2A, the government laws stipulate that you will not be getting any credits. So in order to give relief that you should get full credit, it is possible that all these kinds of sellers may file their returns belatedly, late file carrying returns. So since the government understands all these things, what they have done, that this restriction of 110% amount will not be applicable from February to August. You can make the entire compliance from February to August in the returns for September itself. So all 5 months taken together, you can do the cumulative compliance in the month of September 2020. So partial relief has been given that these small छोटे छोटे जो आपके compliances है वो आपको relief दे दिया है for the time being. For some small dealers who are under composition scheme, so they need to file their declaration that they are wanting to go under composition scheme before the start of financial year. So they have given relaxation since the start of the financial year, March end आपका lockdown में आ गया था.
सो उन्होंने रिलीफ दे दी है दैट यू कैन फाइल दिस डिक्लेरेशन इन फॉर्म CMP2 बाय 30th जून. Whatever stocks you had, जो भी आपके पास माल पड़ा हुआ था, जो स्टॉक आपके पास था, वो भी डिटेल जो आप ITC3 में फाइल करते हैं, those details what you file in ITC3, the due date to file those were 31st of May, that has been extended to 31st of July. Your self-assessed tax has been extended from for the quarter ended March from 18th April to 7th July. The due date to file GSTR4, your details of purchases and sales for 1920 has been extended from 13th April to 15th July. So all these reliefs has been given by the government. If you see, lot of the due dates have been staggered. बहुत अलग अलग due date दे दिए, कभी 30 तारीख, 2 तारीख, 5 तारीख, 7 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख. There are different due dates that have been given by the government. This is for the reason कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, जब सारे बिजनेस अपना रिटर्न चढ़ाने जाएंगे, so it should not happen that the GST server crashes, वो सर्वर काम करना बंद कर दे. So इसलिए उन्होंने वो ड्यू डेट्स अलग अलग स्टैगर्ड मैनर में दे दी है, ताकि कुछ व्यापारी अपना रिटर्न 30 को फाइल करे, some of them file on 2nd, some of them file on 5th, some of them file on 7th. So they have given a staggered manner due dates so that you don't face difficulties online while filing your returns. The other relaxation that they have given in GST is that when you have generated e-way bill during the period of 20th March to 15th April, if your e-way bill was expiring in between this time period of 25 days from 20th March to 15th April, that had been extended by the government till 30th of April. What was the reason? आपने अपना ई-वे बिल बनाया और अपना ट्रक रवाना कर दिया. You have sent your goods in a tempo. Now, while the tempo was en route, let's say you have sent your goods from Maharashtra to, for example, Jammu and Kashmir. जाने में आपके 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन लगते हैं. So आपने 20 तारीख को अपना ट्रक रवाना कर दिया. वो एक्सपेक्टेडली 30 मार्च को पहुंचना था, बट अचानक से 24th को पूरे नेशन में लॉकडाउन हो जाता है. आपका ट्रक जहां था वहीं पे वहीं रोक दिया जाता है, उसको बॉर्डर क्रॉस करने दिया जाता नहीं है, और वहां पर आपका वो ट्रक अटक गया है. अब ई-वे बिल की जो वैलिडिटी थी वो तो एक्सपायर हो जाएगी. So government had extended the validity of e-way bills till 30th of April. What additional they have done later on is that whatever e-way bills you had generated prior to the first lockdown, 24th March से पहले आपने जो e-way bill generate कर लिए थे, उनकी वैलिडिटी बढ़ा के अब 31st May तक कर दी है इन्होंने. Why? Because all the lockdown has been extended and the government understands कि भाई अब अभी भी ये माल अटके हुए आपके रास्ते में, the truck is still stuck on the way. 30 इनिशियली इनका जो थॉट प्रोसेस था कि भाई 14 अप्रैल तक हम खोल देंगे नेशन को, वो एक्सटेंड हो गया है. मई में भी आ गए हम. We are seeing every state is under lockdown till 17th May. So they have extended the validity of the e-way bills also till 31st May for all such cases. One blanket relaxation that they have given is that they have extended the time limit till 30th June for all other compliances under GST whose due date is falling within the period 20th March to 29th of June. So कोई भी compliance जिसका ड्यू डेट आपका 20 मार्च से लेके 29 जून के बीच में आ रहा था, जिसके लिए अलग से टाइम लिमिट एक्सटेंड नहीं की गई है, उन सब का टाइम लिमिट आपका 30 जून तक एक्सटेंड कर दिया गया है. To give you some example, when you send your goods to job worker, you have to file your return in form ITC4. So your form ITC4 for the quarter March was due on 25th of April. So that has been extended to 30th June. अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं, so you need to file LUT, letter of undertaking, that you need to file in the first week of April. तो उसके लिए तारीख आपकी एक्सटेंड हो गई है. If you want to file GST refund applications, तो रिफंड एप्लीकेशन जो आपको 20 मार्च से 29 जून के बीच में फाइल करने थे, उसके लिए ड्यू डेट एक्सटेंड कर दी गई है. आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना था नए टैक्स पेयर्स के लिए, जो ड्यू डेट आपकी 1 अप्रैल थी, उसको एक्सटेंड कर दी गई है. So this way they have extended, given a blanket extension to every due date under GST with some exceptions. But this blanket extension has been given for all comparisons under GST for the reason that
they also know, the government also knows, they have got hundreds of different compliance, hundreds of different forms, hundreds of different due dates. So किस किस के लिए अलग अलग ड्यू डेट नोटिफाई करेंगे. सो एक ब्लैंकेट नोटिफिकेशन दे दिया है that whatever compliance यदि आपको करना है या आपके टैक्स ऑफिसर को, whether you have to do that or whether your tax officer has to do that compliance, if he has to pass an assessment order, if he has to pass a refund order, anything, every due date has been extended till 30th of June. Some other relaxation, for example, if you had failed to file your Tran 1 due to some technical issues, lot of SSCs have got relief from High Court. The government itself has given a scheme under which if you had faced technical issues on the website, on the GST portal while filing your GST Tran 1 form, transition credit, so they had given a new scheme under which you could file your revised this declaration over here. So that has been extended. इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जिनको जीएसटी 6 फाइल करना चाहिए उसके लिए एक्सटेंड कर दिया है. टैक्स डिडक्टर्स के लिए जीएसटी 7 उसको एक्सटेंड कर दिया है. सो ऑल दीज थिंग्स, all these compliance, different forms which every SSC is required to file, all the due dates have been extended till 30th of June 2020. So these were the different relaxations from the government's front. Now, after dealing with different relaxations, we are going to just quickly see through, once the COVID ends, once the lockdown ends, what are the different priority compliances that we need to do once the lockdown ends, once we resume our business operations. So it may be possible that you have got notices under your old service tax, excise or VAT registrations, your old show cause demand notices, assessment notices. You need to reply to all those notices. अब वो नोटिस को रिप्लाई करने की आपकी जो ड्यू डेट थी वो हो सकता है लॉकडाउन पीरियड में आ गई हो, तो लॉकडाउन खुलते ही आप इमीडिएटली उसको रिप्लाई कीजिए. अगर आपको कोई अपील फाइल करनी थी एक कमिश्नर अपील्स के पास या ट्राइब्यूनल में फाइल करनी है आपको कोई अपील्स, so all those appeals you need to file immediately after lockdown ends. All your notices that you have received for GST mismatches, all the demand notices, all the appeals that you need to file under GST. कोई GST के किसी का ऑडिट हुआ है, सो ऑडिट ऑब्जेक्शन लेटर को रिप्लाई करना है. आपको पिछले साल के पुराने रिफंड क्लेम फाइल करने हैं. So all these things, once the lockdown ends, these things need to be done on priority. Why? Because apart from returns, departments, notices, appeals, all these refund orders, everything need to be done on priority. Do not wait till the due date, because we never know when our assessing officer will pass their order. Why? Because we are under lockdown, sir. The assessing officer is not under lockdown. Government offices are still functioning. They are still functioning, attended by minimum staff, whatever is mandated by the Ministry of Home Affairs. But still, the government officers are attending their offices over there. They are still scrutinizing our files. So as soon as our lockdown ends, first and foremost thing, all the notices, all appeals, everything needs to be replied properly on priority basis. Once we have replied to the notices, appeals and everything, what we need to do is we need to file our GSTR 1 and GSTR 3B for Feb till April within the specified dates. Whatever specified dates we had seen at the start of the session, the dates which have been given by the government, 29 June, 30th June, 2nd July, 5th July. So those extension, those reliefs were given for interest and late fees. So to get benefit of no interest and no late fees, we need to ensure that we file our returns within those specified dates. अगर एक दिन की भी देरी हुई तो हो सकता है रिलीफ विड्रॉ कर दी जाए, हो सकता है आपको इंटरेस्ट और लेट फी लगा दिया जाए. जीएसटीआर 3B के लिए ड्यू डेट एक्सटेंड करके जुलाई में ले गए हैं, तो आप अपना जीएसटीआर 3B भी ड्यू डेट तक फाइल कर दीजिए. Whatever letter of undertaking you need to file for 2020-21, that you have to file by 30th of June. जो आपको अप्रैल 2020 में करना था फाइल लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, उसके लिए ड्यू डेट इन्होंने बढ़ा के 30 जून तक कर दी है. If you are engaged in export of services, make sure that you get your remittances from your customer within the prescribed time limits, because till now I have not come across where the RBI has extended the time limits for getting the export remittances. अगर आपको टाइम पे अपना रेमिटेंस नहीं मिला एक्सपोर्ट सर्विस के लिए, तो आपको एक्सपोर्ट बेनिफिट विड्रॉ कर दिया जाएगा. इसलिए ensure that you follow up with your customers sitting in foreign countries also.
file your declaration and returns in case you are a composition dealer, and whatever different invoices, जो टैक्स इनवॉइस हमको, जो बिल हमको इश्यू करने होते हैं नॉर्मली, इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर भी काफी इनवॉइस हमको इश्यू करने थे। एग्जांपल, आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है, आज उसका रेंट का हमको अमाउंट आया नहीं है, बट प्रॉपर्टी हमारी अभी भी ऑक्यूपाइड है, सामने जो टेनेंट था वो हमारी प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई करके रखा है। सो एज सून एज लॉकडाउन एंड्स, यू नीड टू इश्यू योर इनवॉइसेस इमीडिएटली टू योर टेनेंट। अगर आप इनवॉइस इशू नहीं करेंगे, आगे जीएसटी में इसकी पेनल्टी हो जाएगी। योर रिटेनशिप कॉन्ट्रैक्ट्स, एएमसी कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सब तरीके आपके जो आपके सप्लाईज है, ये आपके ड्यू डेट के हिसाब से आपको ऑटोमेटिकली पैसा मिलता है, काम हो या ना हो आपको ऑटोमेटिकली पैसा मिलता है। So all these kinds of supplies you need to issue invoices immediately after the lockdown period ends. One another important aspect, GSTR 9. For financial year 2018-19, the due date to file your GSTR 9 was originally 31st of December 2019, which had been extended by government till 30th of June. नाउ दे अंडरस्टैंड कि भाई सारे जो रिटर्न के कंप्लेंट्स आपको 30 जून तक करने हैं, सो इन्होंने जीएसटीआर 9 जो आपकी एनुअल रिटर्न है उसको भी आगे बढ़ा दिया है, इसको 30 सितंबर तक आप फाइल कर सकते हैं। इफ योर टर्नओवर इज मोर देन 5 करोड़, देन यू नीड टू आल्सो गेट योर जीएसटी ऑडिट। सो जीएसटी ऑडिट की ड्यू डेट आपकी 30 जून थी, जिनको इन्होंने बढ़ा के 30 सितंबर तक कर दी है। Once this 30th September goes through, हो सकता है आपका 1920, मैंने जो अभी आपको बताया है ये फाइनेंशियल ईयर 18-19 की ड्यू डेट थी। सो व्हाट हैपेंस फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920, जो मार्च 20 का साल खत्म हुआ है, उसकी ड्यू डेट अभी भी 31 दिसंबर 2020 है। So friends, for financial year 18-19, the due date has been extended till 30th September 2020. 18-19 का जो आपका रिटर्न था, एनुअल रिटर्न और ऑडिट, उसको एक्सटेंड करके 30 सितंबर कर दिया है, बट 19-20 का अभी भी 31 दिसंबर ही है, उसमें देयर इज नो चेंज, एब्सोल्युटली नो चेंज एज फार एज दैट इज कंसर्न। फ्रेंड्स, वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, आपका मार्च 20 का जो साल खत्म हुआ है फाइनेंशियल 1920, the last date to take any input tax credit for all the bills that are issued up to March 2020. तो काफी हो सकता है आपको बिल्स आपके सप्लायर्स ने इशू किए हो मार्च 2020 तक, इन सब बिल्स के जो परचेस क्रेडिट आपको लेनी है उसकी लास्ट डेट आपकी होती है सितंबर 2020 के रिटर्न के तक। तो आपको तब तक उसका सारा क्रेडिट ले लेना होता है। उसके बाद आपको सितंबर के बाद अगर आप बोलेंगे कि मुझे मार्च 20 का जो क्रेडिट है मुझे अक्टूबर में क्लेम करना है, तो आपको अक्टूबर में नहीं मिलने वाला है। तो अब आपको क्या करना लॉकडाउन खत्म होने पे, सिंस मार्च 2020, फरवरी 2020, इन सब के रिटर्न्स आपके सब लॉकडाउन पीरियड में चले गए थे। सो इट इज क्वाइट पॉसिबल your supplier may have failed to report the proper invoice details in his GSTR 1, and accordingly it may not appear in your GSTR 2A, or the supplier may have failed to issue you proper invoice, or even if he has issued the invoice, he has forgot to courier that to you, he has forgot to send that to you. So all such cases you need to identify what is your purchase credit accounted in your books which is not claimed in your GSTR 3B. आपने अपने इनवॉइस को बुक्स में तो रिकॉर्ड कर लिया है, बट 3B में क्लेम करना भूल गए हैं, तो उसको भी क्लेम कर दीजिए। Whatever has been accounted in the books but it is not appearing in GSTR 2A, so all the purchase invoices which you have recorded in your books of accounts but it is not appearing in GSTR 2A, सेलर जो आपका वेंडर था, आपका जो सेलर था, उसने गलती से GSTR 1 में उसको डिक्लेयर नहीं किया है, तो अपने सेलर से बात कीजिए, उसको बोलिए कि आपका GSTR 1 को अमेंड करे ताकि आपको GSTR 2A में वो इनवॉइस दिखे और आप उसका क्रेडिट ले पाए। जो जो इनवॉइसेस आपके GSTR 2A में दिख रहे हैं बट आपने उसको क्लेम नहीं किया है गलती से, तो सेलर ने उसको GSTR 2A में दिखाया है बट आपने क्लेम नहीं किया है। कब ऐसा हो सकता है, जब समझिए आज मैंने एक मोबाइल फोन खरीदा है और उसका जो क्रेडिट GST उसमें अमाउंट लगता है 12% या 18%, उसको क्रेडिट लेने के जगह मैंने उसको खर्चे में डाल दिया। आई हैव क्लेम्ड एक्सपेंसेस फॉर द GST अमाउंट आल्सो बाय मिस्टेक, so I need to find all those things also and I need to claim that in my 3B.
whatever ITC is appearing in GSTR 2A, GSTR 2A में आपके जो invoice दिख रहे हैं, which has not been accounted in your books of accounts, which has not been recorded in your books of accounts. There is possibility. Let's say I am giving consultancy services to All India Business Council. I have raised my retainership bill, my fees for the March ended month on 31st March. But since All India Business Council office is closed, I could not send my invoice. I could not courier it. Accordingly, my customer, All India Business Council, failed to record that invoice in his books. But मैंने अपना return properly file किया था. I have disclosed that return properly. So it will be visible in GSTR 2A of All India Business Council. So the customer also needs to check what are the different invoices appearing in GSTR 2A which has not been accounted for in the books of accounts also. So all these things you need to get done by September. सितंबर 2020 का जो आपका रिटर्न है GSTR 3B, उसमें ही आपको सब जो भी क्लेम करना है सब उसी में कर लेना. उसके बाद गवर्नमेंट आपको वो बेनिफिट नहीं देगी. रिवर्सल ऑन अकाउंट ऑफ पेमेंट टू वेंडर विदिन नॉन पेमेंट टू वेंडर विदिन 180 डेज. अगर आप अपने वेंडर को 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करते, इफ यू फेल टू मेक पेमेंट टू योर वेंडर विदिन 180 डेज, you need to reverse the input tax credit that you have taken on his invoice. अगर मैंने किसी वेंडर से कुछ माल परचेस किया है and I have not made payment to him within 6 months, so whatever credits I have taken on his invoice, I need to reverse that. All such reversals, जो भी आपके ये सब reversals 20 मार्च से लेके 29 जून तक के बीच में आ रहे थे, इन सबको आपको 30 जून से पहले रिवर्स कर देना है. अभी लॉकडाउन चल रहा है तो पॉसिबल है दैट वी हैव मे नॉट हैव द कैश फ्लो विद अस, और वी मे हैव द कैश बट वी डोंट हैव द चेकबुक with us over here to make the payment. We do not have the internet banking password with us. We don't have the NEFT facility with us. So we couldn't make the payment to our vendors. So whatever credits we had taken for which that 6 months time limit was expiring in this lockdown period needs to be reversed immediately after the lockdown period to reduce your interest liability. आप जितना डिले करेंगे इसको कंप्लायंस करने में उतना आपका इंटरेस्ट लायबिलिटी बढ़ते जाएगा. Your whatever credits you have to match with GSTR 2A. अगर आपने आपके बुक्स में ज्यादा क्रेडिट है, GSTR 2A में कम आ रहा है, so all these credits जो आपने एक्स्ट्रा ले लिया है उसको डिफरेंशियल अमाउंट को भी आपको सितंबर 2020 तक भर देना है. अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा क्लेम कर लिया है which you have to reduce, that reduction also needs to be done till September 2020 and you need to pay the differential input differential amount to the government of India. So this were the various very priority compliances under GST after the lockdown period. इसके अलावा भी काफी सारे compliances हैं. There will be a lot of compliances which will come through, but these are the ones, friends, which we need to do it immediately in June itself. We should not wait till July or August or September. ये सारे compliances हमको lockdown खत्म होने के बाद जितना जल्दी हो सके जल्द से जल्द as soon as possible we have to make these compliances. Why? Because for not complying with all these requirements will lead to your interest. Today in this corona pandemic we understand businesses have taken a huge hit. Business बहुत impact पड़ गया है. आपका business कम हो गया है, customer से payment आना कम हो गया है. In this time of difficulty, if you are to pay any interest to the government of India, how would it impact your cash flow? अगर आपको इंटरेस्ट भी भरना पड़ जाए तो ज्यादा डिफिकल्टी हो जाएगी. दैट इज व्हाई इमीडिएटली आफ्टर द लॉकडाउन एंड्स try and make all the compliances well within the time limit. Do not wait for the last minute, because as we understood from the start, our friends from Mahaseva and MLS News Media were telling us we need to contribute to this nation, we need to contribute to the efforts of government also. Friends, paying taxes within time will also help government to fight this corona. They need the funds to build the infrastructure, they need the funds to run the country effectively. So if we fail to pay the taxes on time, it will also have an adverse impact on the financial position of the government also. So that is where, as honest citizens, as honest taxpayers, whatever is tax due, it is my appeal that everyone should pay within the due dates or extended due date as the case may be. We should pay it as soon as possible, as soon as there is a cash flow available with us.
So that is all the way different compliances and different priority things to be done under GST and various reliefs under GST. With this, if we have any questions from participant, we'll take it up now. अच्छा झुंझुनवाला जी, और अभी yes sir, झुंझुनवाला जी, मैं हरिराम चौधरी बोल रहा हूँ। अभी अपने चैट बॉक्स Yes. में कई रिक्वेस्ट आई है, ये पीपीटी को आप शेयर कीजिए, उन्होंने ईमेल आईडी भी दिया है, तो इसके बारे में आप रिस्पॉन्स दीजिए पीपीटी Sure. शेयर करने के बारे में। और दूसरी बात है कि आपका जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है वो चैट बॉक्स में दे दीजिए, सब लोग आपका नोट कर सकेंगे। तो ये दो चीज़ आप जरा कर दीजिए, और उसके बाद में जो भी पहले ये रिस्पॉन्स दे दीजिए, उसके बाद में जो भी क्वेश्चन आए हैं चैट बॉक्स में आप देख लीजिए। पीपीटी शेयर करने के बारे में आप बता दीजिए क्या बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल हरिराम जी। सुमित जी, लोगों ने इनक्वायरी, यस पीपीटी, ये जो आपका प्रेजेंटेशन है बहुत बेहतरीन है। what I will do, yes, ये so what I will do sir, this presentation soft copy, ये सॉफ्ट प्रेजेंटेशन की जो है मैं आपके ऑफिसर्स के साथ शेयर कर देता हूँ सर। तो आप अपने हर एक पार्टिसिपेंट को ईमेल कर पाएंगे या आप अपने वेबसाइट पे अपलोड कर पाएंगे। सो आई विल ईमेल दिस अक्रॉस दिस प्रेजेंटेशन टू यू, सो यू कैन शेयर दिस विद द अदर पार्टिसिपेंट्स। नाउ आई एम जस्ट टेक अप द क्वेरीज। अब प्रेजेंटेशन में सर अपना मैं कांटेक्ट नंबर दे दूंगा, सो एनी पर्सन हु वांट्स टू कांटेक्ट मी, अपने लास्ट स्लाइड पे मैं अपना कांटेक्ट नंबर भी डाल दूंगा, सो दे कैन कांटेक्ट मी आल्सो। आप चैट बॉक्स में भी अपना मेल आईडी और अपना नंबर डाल दें, नाम नंबर आपका फर्म का, श्योरली बहुत बेहतर रहेगा। श्योरली बिल्कुल सर। सुमित जी, आपने तो सर एक बार पहले क्वेरीज ले लेता हूँ और लास्ट में अपने डिटेल देता हूँ। सर आपने, सुमित जी आपने ना कम्युनिटी, बिजनेस कम्युनिटी पर क्या असर होगा जीएसटी और तमाम कोविड-19 को लेकर, एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन बताया आपने, बहुत अच्छी प्रस्तुति थी सर आपकी। तो कुछ क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, चैट बॉक्स में मैं देख सकता हूँ। यस, सो चैट बॉक्स में भी फिलहाल तो प्रेजेंटेशन के लिए ही आया है रिक्वेस्ट। हाँ, आई थिंक के लिए। तो पीपीटी के लिए जैसे मैंने सबको बताया है, मैं अपना प्रेजेंटेशन सबके साथ शेयर कर दूंगा विद प्लेजर, सो एवरीवन कैन गो थ्रू दिस प्रेजेंटेशन। सुमित जी, यस, let me first compliment you on the सर अपना नाम प्लीज, सर अपना पहले इंट्रोडक्शन दें और फिर अपना सवाल और व्यू बताएं। Yes. Welcome. My name is Rajiv Saxena. I am CEO of mysocietyclub.com, is the software which we use for housing societies. I think first let me compliment you for a very comprehensive presentation जो आपने दिया। इसमें बहुत सारी चीजें आपने कवर करी और क्लियर करी हैं। I'm sure the people who have joined this session will get benefit of these compliances and the relief which has been extended by the government. And really very good. Maybe my question actually is not on GST because you have all clarified. I just want a quick update on the TDS front. Is there any benefit on the TDS as well? Income tax TDS, sir? Yes. Or GST TDS? Income tax TDS. Hello? TDS, income tax TDS. So income tax TDS, I am presently not aware that they have given reliefs, but we are expecting a lot of reliefs from the government that will come through, because government, as for any taxes it may be, the government understands that these are difficult times and there is a huge cash flow issue with all the businessmen. So we are expecting relief from the government on every front, sir, all these taxes. And anyhow, see, when the government has not included the services of chartered accountant or your consultant in essential services, how are you going to provide us with the data? How are we going to file the returns on your behalf during this lockdown? So obviously all the due dates have to be extended, and they will be extended. Only issue is that I don't have the extended due dates with me readily for the TDS front, sir. No problem. Thank you very much. Yes, pleasure. Any other question, please? जो भी पार्टिसिपेंट में पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए। अच्छा, मैं फिर पार्टिसिपेंट को बताना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम फेसबुक में लाइव आ रहा है। प्रोग्राम के बाद में भी आप दोबारा 3 बार जितना भी बार देखना चाहे फेसबुक में देख सकते हैं। रमेश प्रभु के प्रोफाइल में जा करके और आप ये लाइव देख सकते हैं, और जितने लोगों को आप शेयर कर सकते हैं वो शेयर भी कर सकते हैं, तो उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल हरिराम जी,
ये हाँ जी। आपकी फेसबुक आईडी पर भी लाइव चल रहा है, मैंने चेक किया है आपको। हाँ ये वेरी गुड। सीए रमेश प्रभु जी की आईडी पर, फेसबुक आईडी पर, सुनील हाँ। शर्मा की फेसबुक आईडी पर, एमएनएस टीवी हाँ। और हरिराम चौधरी जी वेरी चारों की गुड। आईडी पर लाइव चल रहा है। और फेसबुक हाँ। पे जो तमाम लोग देख रहे हैं दोस्तों, यदि आपका जो हमारे जो एक्सपर्ट है सुमित झुनझुनवाला से कुछ सवाल हो तो फेसबुक पर तमाम जो दर्शक देख रहे हैं, जो हमारे फ्रेंड्स देख रहे हैं, वो सवाल कर सकते हैं अपने नंबर से। हम यदि अभी नहीं जवाब दे पाए तो आपके जो नंबर्स वगैरह होंगे, मेल आईडी होंगे, उन पर हमारे जो एक्सपर्ट है सुमित झुनझुनवाला वो निश्चित ही जवाब देंगे। क्या होगा असर बिजनेस कम्युनिटी पर ये कोविड-19 को लेकर? ये अहम हमारी जो कॉन्फ्रेंस है इस विषय पर दोस्तों, ये बड़ी ही मदद साबित होगी उन तमाम बिजनेसमैन और बिजनेस कम्युनिटी को। तो आप फेसबुक पर जो लोग जुड़े हुए दोस्तों, वो भी सवाल कर सकते हैं कि बिजनेस कम्युनिटी पर क्या असर होगा कोविड-19 को, जीएसटी और तमाम क्या-क्या राहत दी है सरकार ने बिजनेस कम्युनिटी को। इस बारे में हमारे जो एक्सपर्ट है सुमित झुनझुनवाला, उन्होंने बताया है ऑलरेडी। यदि आपके कुछ सवाल हो तो उनसे हम बिल्कुल सवाल ले सकते हैं। फेसबुक पर तमाम लोग जुड़े हैं, वो सवाल कर सकते हैं। और जूम पर जो हमारे पार्टिसिपेट है, सभी पार्टिसिपेट, मुकुंद मेहता जी, तमाम जो है वो, ज्योत्सना लोकरे जी, अनिल भाई पारिक है, जिन जिनको मैं देख पा रहा हूँ, सीए भरत देसाई जी हैं और तमाम जो लोग जुड़े हैं, रमेश जी हैं। तो इन लोगों का कुछ सवाल हो, जुमीन भाई हैं, जुमीन लकड़ावाला, और तमाम जो यशवंत दलाल जी, इन सबका जो नाम बोल रहा हूँ, नरेंद्र मेहता जी, रेनॉल्ड्स है, मिस्टर रेनॉल्ड्स हमारे रेगुलर ऑडियंस हैं, पार्टिसिपेट हैं दोस्तों। तमाम संजीव मनमोहन जी, पुरुषोत्तम रोहिदास जी हैं, सर्टिफाइड ऑडिटर्स, सुरजीत हैं, भरत देसाई जी हैं, अंजलि जी हैं। तमाम सब लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि आपके कुछ सवाल हो, व्यू हो, तो आप अपना नाम बोले और इंट्रोडक्शन बोले और सवाल कर सकते हैं। और फेसबुक पर लोग जो जुड़े हैं हमारे, वो लोग भी सवाल कर सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में जाएं, लाइक करें और हमारे जो आपके जो सवाल हो, आपका जो व्यू है, बिजनेस कम्युनिटी, बिजनेसमैन पर क्या असर होगा, क्या राहत दी है बिजनेसमैन को सरकार ने, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने, वो जाने हमारे जो एक्सपर्ट हैं सुमित झुनझुनवाला उनसे, या हम आपके जो सवाल होंगे वो सवाल भी उन तक पहुंचाएंगे, आपके जवाब दिए जाएंगे, आपको संतुष्ट किया जाएगा आपके कोई भी सवाल होंगे। जी मिस्टर आरवी साहब कुछ बोलना चाहते हैं, साथ साथ बोलिए। आइए सर। You know, the government should give concession under section 51, subsection 1 of section 50. They are going to charge interest on the gross amount, not giving the credit for input. So this would be a double taxation, because input credit, you are entitled to take credit for it. There is a direct decision of the Madras High Court that should be considered by the government, and the net credit on the net payment liability is there, on that interest would be charged. So, sir, just to elaborate what Mr. Asha has just put forth, the interest liabilities is on your gross sales amount, not on the net amount of tax that you pay. So, government, let's say आपका sales 100 रुपए का था, उस पर आपको 18 रुपए GST भरना है. So, earlier जो interest provision थे, so उसमें आपका क्या आ रहा था इश्यू कि अगर आपके पास समझे 10 रुपए का परचेस क्रेडिट है एंड नेट आपको 8 रुपए गवर्नमेंट को भरना है, इफ यू हैव टू पे ओनली 8 रुपीज नेट अमाउंट टू द गवर्नमेंट, ideally interest should be charged on 8, but the old provisions of the law was such that they were charging interest on entire 18 rupees. Correct. So on which now the Madras High Court has given relief, and they have ruled that this amendment in section 50 for the interest amount, whenever the government introduces, it will be retrospective only, and that interest will be charged only on the net amount. So I believe after this judgment of Madras High Court, the GST Council also in principle has given a clarification that we are just waiting for the other states to amend their GST Act, but we will introduce this relief for interest retrospectively only. Yes. So they are abiding by, I think, the High Court's ruling on that front. To the best of my knowledge, they have not challenged this ruling in Supreme Court. So a very welcome relief from the government that they have accepted the judiciary's position and not just unnecessarily challenging it. So, and if I'm not wrong, Telangana as West Bengal states are yet to amend their GST Act. आज जगह GST Act में कोई भी changes होता है, so जितने भी आपके states है, सब states के हर एक के respective act, महाराष्ट्र GST Act, गुजरात GST Act, जितने भी states है, हर एक के GST Act में change होने के बाद ही
उसको लागू किया जाता है, इट इज मेड इफेक्टिव. So still 1 or 2 states are yet to make those changes. So they are just, the central government is just waiting for those changes to be made by the respective state, after which they will notify the interest provision, interest relief to the consumer, to the businessman. थैंक यू सुनील जी। अभी आप वोट ऑफ बिल्कुल बिल्कुल अभी भी आगे का प्रोग्राम कर सकते हैं। बिल्कुल हरिराम जी, बिल्कुल अभी भी किसी का कुछ सवाल होगा तो हमारे साथ सुमित जी हाँ। जुड़े हुए हैं। इस बीच में एक 2-5 मिनट में मैं एक दूसरे सब्जेक्ट पर मैं बात करूंगा। फार्म टू होम का दोस्तों, फार्म टू होम किसानों के खेतों से डायरेक्ट वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह कैसे मिले लोगों को इस लॉकडाउन में, और आगे भी लॉकडाउन के बाद भी किस तरह से मिले, और ये किसानों को राहत देने वाला कॉन्सेप्ट है। ये संकल्पना हमारे जो चेयरमैन रमेश प्रभु जी की है। तो इस फार्म टू होम क्या है, इसके बारे में मैं ज्यादा जानकारी देने के लिए मैं इनवाइट करूंगा हमारे जो सहयोगी हैं और महासेवा के पदाधिकारी हैं, विशाल बामने, मिस्टर विशाल बामने को। मिस्टर विशाल बामने बताए हैं। यस, मिस्टर विशाल बामने। मिस्टर विशाल बामने का आवाज नहीं आ रहा, शायद वो ऑडियो उनका अनम्यूट है या वो कनेक्ट नहीं है। मिस्टर विशाल बामने। दोस्तों मैं बता दूं, फार्म टू होम का एक ऐसी संकल्पना है जो किसानों को तो राहत मिलेगी, साथ ही जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, उनको राहत मिलेगी। ये संकल्पना ऐसी है कि जो किसानों और कंज्यूमर उपभोक्ता के बीच में ये काफी सारे एपीएमसी मार्केट और तमाम जो वेंडर्स वगैरह रहते थे वो नहीं रहेंगे। उस वजह से जो किसानों को रेट कम मिलता था, यदि 20 रुपए किलो की चीज उनको तो मार्केट में जो वेंडर और मार्केट से मिलती थी, मंडी से उनको रेट मिलता था, वो भी उसी वक्त मिलता था, पेमेंट उनको बाद में मिलता था। तो किसानों को ये जो 20 रुपए किलो से वो रेट देते थे, ये एक ज्यादा रेट उनको मिलेगा इस संकल्पना से, और कंज्यूमर को भी कहीं ना कहीं रेट कम जाके मिलेगा। जो 20 रुपए किलो की चीज है वो 60 रुपए में कंज्यूमर को मिलती थी। तो ये किसानों को राहत देने वाली संकल्पना है। ये जो फार्मर्स प्रोड्यूस कंपनी है, जब तमाम जो फार्मर्स 700 फार्मर्स जुड़े हुए हैं, वो फार्मर्स को फार्म टू होम से कनेक्ट किया है, और वो फार्मर्स अपनी ट्रांसपोर्ट और उन लोगों के जरिए ये वेजिटेबल हाउसिंग सोसाइटी में तमाम अलग अलग एरिया में जो एनजीओ है वो उसको कोऑर्डिनेट करेंगे। और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है फार्म टू होम। इस एप्लीकेशन के जरिए आप अपने एरिया में ऑर्डर्स वगैरह कैसे कर सकते हैं, हाउसिंग सोसाइटी में बल्क ऑर्डर और वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह, और ये नेक्स्ट डे अगले दिन ही इसका ऑर्डर आपको मुहैया करवाएगा। इस तरह का ये संरचना है, कॉन्सेप्ट है फार्म टू होम। ये सीए रमेश प्रभु जी की सोच है, और शीतल नातू जो पुणे की है, पुणे से उन्होंने ये इसका निर्माण किया है। टेक्नोलॉजी पार्टनर है हमारी शीतल नातू जी, उन्होंने बनाया है। तो इसकी लॉन्चिंग दोस्तों 26 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन, एक अच्छे दिन इसकी शुरुआत हुई है। खुद जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री है, मुखिया उद्धव ठाकरे जी ने, वो खुद नहीं आ सके, लेकिन उन्होंने इस तरह से ऑनलाइन, ये जूम के थ्रू ऑनलाइन उन्होंने हमारे जो सीनियर मिनिस्टर, उनके जो सीनियर मिनिस्टर है सुभाष देसाई, उद्योग मंत्री है, वो उन्होंने खुद आकर इस फार्म टू होम का लॉन्च किया, उन्होंने शुरुआत की, और अपना उन्होंने व्यू भी रखा कि एक बहुत अच्छा राहत देने वाला इस लॉकडाउन में ये पहल होगी फार्म टू होम। दोस्तों मैं चाहूंगा हमारे जो विशाल बामने हैं, मिस्टर विशाल बामने यदि हो तो वो बताएं कि वो हैं और उनके पास कुछ वीडियो इससे रिलेटेड तो वो दिखाएं। नहीं तो फिर इस कॉन्फ्रेंस को दोस्तों मैं आगे बढ़ाते हुए जो आज की कॉन्फ्रेंस है उसको आगे बढ़ाते हुए हम आगे कुछ किसी के सवाल होंगे ऑल इंडिया बिजनेस और तमाम लोगों के, तो वो ले लेंगे। और तमाम लोगों के इसमें बेस्ट विशेष आ रहे हैं, और उन्होंने एक बेहतरीन इसको लेक्चर बताया है सुमित जी के, तो सभी का धन्यवाद। जितने लोगों ने एक कॉम्प्लीमेंट दिया है सुमित झुनझुनवाला जी को, और निश्चित ही वो एक अच्छा इंफॉर्मेटिव और अवेयर किया उन्होंने इस सब्जेक्ट पर। दोस्तों तो देखा आपने किस तरह से हम अलग अलग सब्जेक्ट पर इस तरह के अलग अलग लोगों को, संस्थाओं को, एनजीओ को, कल हमने रोटरी क्लब ऑफ बोरीवली के साथ किया, आज ऑल इंडिया बिजनेस काउंसिल के साथ किया,
कल एक नए सब्जेक्ट नए विषय के साथ निश्चित ही 11 बजे मिलेंगे। इस तरह की हमारी हर लोगों के साथ में, और ये ऑल इंडिया लेवल पर भी हम कॉन्फ्रेंस करते हैं अलग अलग विषय को लेकर दोस्तों। तो फार्म टू होम का कॉन्सेप्ट आपको बताया मैंने, इससे आप ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, अपने एरिया में कैसे जुड़ सकते हैं दोस्तों। मिस्टर विशाल बामने हो तो बताएं, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं इसको, इस कॉन्फ्रेंस के लिए। और दोस्तों मैं अभी बताना चाहता हूं कि हम लोगों के जो महासेवा ये ऑनलाइन कोर्सेज चला रहा है दोस्तों। ऑनलाइन कोर्सेज सेल्फ रीडेवलपमेंट में और टीम कन्वेंस में, और जो सोसाइटी हाउसिंग सोसाइटी में जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का जीआर है कि आपको ट्रेनिंग कंपलसरी लेनी है, तो वो उसमें भी आप जुड़ सकते हैं ऑनलाइन कोर्सेज में। और ये जो कोविड-19 के बाद क्या होगा हाउसिंग सेक्टर का, जैसे सुमित जी ने बताया कि बिजनेस कम्युनिटी को किस तरह से राहत मिलेगी और कैसा सुस्त होगा टोटल अर्थव्यवस्था हमारा और रियल एस्टेट हाउसिंग सेक्टर। तो आप भी ऑनलाइन कोर्सेज के जरिए, हमारे 1 दिन से लेकर 15 दिन तक के ऑनलाइन कोर्सेज है, और बहुत ही मिनिमम इसका हमारा स्ट्रक्चर है, और जिसमें हम 50% आपको राहत दे रहे हैं यदि आप चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में या पीएम केयर में डोनेट करते हैं दोस्तों 50%। और यदि हमारे वॉलेंटियर हैं, आप महासेवक के रूप में आप काम कर रहे हैं, तो आपको 20%। तो ये मिनिमम वो हो जाता है दोस्तों। आप हमारे जो ऑनलाइन कोर्सेज, हमारे जो आपके जो कलीग है, आपके जो लोग हैं घर में बैठे हैं, और वो एज ए प्रोफेशनल एज ए कंसल्टेंट बनना चाहते हैं रियल एस्टेट में हाउसिंग सेक्टर में, डीम कन्वेंस का कोर्स कर या सेल्फ रीडेवलपमेंट का या हाउसिंग सोसाइटी में जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, और वो हाउसिंग सोसाइटी ट्रेनिंग में आपको जो सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा आपको ये ट्रेनिंग मिलेगी दोस्तों। आप जो फेसबुक पे तमाम लोग जुड़े, ये जो पार्टिसिपेट है, मैं जो नंबर बता रहा हूँ, जो हमारे जो महासेवक है, उनसे संपर्क कर सकते हैं इन नंबरों पर और जानकारी ले सकते हैं, अधिक जानकारी कि ये ऑनलाइन कोर्सेज का माध्यम से क्या आप करेंगे, किस तरह से जुड़ सकते हैं, और हमारे जो फार्म टू होम है इस बारे में, या हमारे जो अनऑर्गेनाइज्ड डोमेस्टिक वर्कर्स है या वॉलंटियर जुड़ना चाहते हैं, आप इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। मैं आपको नंबर बता रहा हूँ। हमारे महासेवक है मचिंद्र थलेश्री हैं, ये महासेवक है, ये गाइड कर रहे तमाम लोगों को कैसे डोमेस्टिक वर्कर्स का डाटा देना है, फार्म टू होम के बारे में कैसे आप जुड़ सकते हैं, और तमाम ऑनलाइन कोर्सेज कैसे रजिस्टर करवा सकते हैं, कैसे जुड़ ले सकते हैं ऑनलाइन कोर्स। तो इनका नंबर है मचिंद्र थलेश्री का 8655892533। नंबर एक बार फिर से बोल रहा हूँ, 8655892533। इस नंबर पर आप संपर्क करें, और इस नंबर पर संपर्क करके आप जान सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं तमाम जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं, तमाम डीम कन्वेंस को लेकर जो ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह कर रहे हैं, तो ये तमाम आप जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। इस कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाते हुए मैं अभी बात करूंगा हरिराम चौधरी जी से। हरिराम चौधरी जी, हाँ जी, हाँ ये जी। तमाम जैसे जुबिन भाई ने अभी, जुबिन लकड़वाला जी ने भी पीपीटी मांगी है, तमाम जो पीपीटी किस तरह से पहुंचाएंगे, या तो मैं चाह रहा हूँ ये हमारे जो चैट बॉक्स में शेयर करते लिंक हो यदि, तो सुमित जी के पास, तो सभी यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेंगे, या फिर पहुंचाना पड़ेगी सेपरेटली इनकी मेल आईडी पर। मेरे दो मेरे चीजें मेरे ईमेल आईडी पे वो भेजेंगे, hariramchaudhary@gmail.com। मैं चैट बॉक्स में दे रहा हूँ, तो उसमें वो दे देंगे और फिर मैं सबको भेज दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप जितने लोग हैं कृपया हाँ जी। हरिराम चौधरी जी, बिजनेस ऑल इंडिया बिजनेस काउंसिल के जो पदाधिकारी हैं और जो कन्वीनर हैं, तो इनसे इनकी मेल आईडी दी जा रही है चैट बॉक्स में हरिराम चौधरी जी की, तो कृपा करके आप उनका जो मेल आईडी है वो नोट कर लें, और वो जो जो जिनकी रिक्वायरमेंट्स है ये पीपीटी की इस विषय पर जो सुमित झुनझुनवाला जी ने बताया, सुमित जी ने, तो वो आपको मेल कर देंगे। आप उन पे रिक्वेस्ट दें मेल आईडी पर कि ये कृपया हमारे सुमित झुनझुनवाला जी की पीपीटी जो प्रेजेंटेशन है वो सेंड करें, तो वो आपको सेंड कर देंगे मिस्टर हरिराम चौधरी जी। तो हरिराम चौधरी जी, आपका मेल आईडी शेयर करें सब लोगों से चैट बॉक्स। हाँ जी, मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल, आपका नंबर भी शेयर करें हरिराम जी। नंबर तो मैंने ऑलरेडी कर दिया है। हाँ, नंबर भी है। तमाम हाँ। जो लोग हैं, जिन जिन लोगों को काफी डिमांड है, जितने पार्टिसिपेट है, लगभग सभी की डिमांड है कि पीपीटी शेयर किया जाए, तो हम कोऑर्डिनेट करके दे रहे हैं।
हरिराम चौधरी जी का मेल आईडी आप लिख लीजिए, उनका नंबर एक बार फिर से आप हरिराम जी नोट मतलब करवा दीजिए, बता दीजिए टाइप करके चैट बॉक्स में। नंबर है 8169018187। मैं फिर से बोल रहा हूँ 8169018187। ईमेल आईडी भी बड़ा सिंपल है, hariramchaudhary@gmail.com, hariramchaudhary@gmail.com। चैट बॉक्स में भी दोनों चीज़ें हैं, आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं आपको, सुमित झुंझुनवाला जी मुझे भेजेंगे, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूँगा। हरिराम जी, आपका मुझे ईमेल आईडी मिल गया है। हाँ जी, हरिराम जी, हाँ सुमित मेरे है, हाँ जी, आपका ईमेल आईडी मैंने हाँ नोट कर लिया है सर। मैं आपको जैसे सेशन खत्म हो जाता है, अब हमारा सारे टॉपिक्स हो जाते हैं, आपको इमीडिएटली मैं प्रेजेंटेशन ईमेल कर दूंगा, आप सारे पार्टिसिपेंट को भेज सकते हैं फिर। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सुमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपका एक बढ़िया प्रेजेंटेशन रहा सर। मैं लास्ट में हमारे जो विशाल बामने, यदि वो कनेक्ट हैं तो उनसे बात करूंगा। मिस्टर यशवंत दलाल, कुछ बोलना चाहते हैं आप? हाँ जी सर, मेरा एक क्वेश्चन मैंने सर आवाज कम आ रहा है आपका, यशवंत जी आवाज, ऑडियो कम आ रहा है आपका, आवाज थोड़ा लाउड बोलो। अभी आवाज आ रहा है? बिल्कुल अब आ रहा आवाज। हाँ, मैंने एक मैसेज भेजा है SMS करके, हाँ, इसी के अंदर, तो आप जरा पढ़ लीजिएगा। वो शायद प्रॉपर्टी मैटर के लिए एक क्वेश्चन था, तो वो उसके लिए मैं सॉर्ट आउट करना चाहता था। और इसके आगे का जो एक क्वेश्चन था कि मैंने GST के अंदर एडवांस पेमेंट कर रखा था, जो अभी तक मैंने वो वापस नहीं लिया है, और वो पेमेंट काफी 2 साल 3 साल से बाकी है मेरा, तो वो कब मैं अप्लाई कर सकता हूँ रिफंड के लिए? वैसे मैंने मेरा GST अकाउंट कैंसिल करवा दिया है। सर यशवंत जी, सर आपका चैट बॉक्स में कोई सवाल नहीं दिख रहा आपका, दिख रहा है आपको सुमित जी? मैंने भेजा है, देखिए। सर चैट बॉक्स में सवाल नहीं है, बट यशवंत जी का मैंने सवाल अभी समझ लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। सो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आंसर कर दूं अभी। बिल्कुल बिल्कुल सर, बताइए। यशवंत जी, पहली बात, जो आपने टैक्स जमा किया है उसको रिफंड क्लेम करने के लिए आपको 2 साल का टाइम लिमिट दिया जाता है, जब आपने पेमेंट किया उस तारीख से। सो पहली बात, अगर 2 साल का टाइम लिमिट अगर चला गया है, वो 2 साल के टाइम लिमिट एक्सपायर हो गया है, तो आपको रिफंड नहीं मिल पाएगा, पहली बात वो। दूसरा सर, आपका अगर रजिस्ट्रेशन पूरा कैंसिल हो गया है, सो आपको रिफंड एप्लीकेशन फाइल करने में भी दिक्कत आएगी। जो आपको रिफंड एप्लीकेशन फाइल करना होता है वो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने से पहले करना होता है। सो अगर आपका रजिस्ट्रेशन अभी भी कैंसिल नहीं हुआ है, सो मेरी सबसे पहले रिक्वेस्ट रहेगी कि आप पहले अपना रिफंड एप्लीकेशन फाइल कीजिए ऑफिसर से जाके। जैसे लॉकडाउन खत्म हो जाए, जैसे ही आप सेफ हो, वैसे ही ऑफिसर जाके मिलिए, उनको अपना बताइए कि भाई ये टैक्स मैंने एक्स्ट्रा जमा किया हुआ है, ये किसी लायबिलिटी के अगेंस्ट नहीं है, कृपया मुझे इसका आपका रिफंड दे दीजिए। तो आपको अपना रिफंड एप्लीकेशन RFD1 फॉर्म में फाइल करना है, जो आपने एक्सेस टैक्स पे किया हुआ है। गवर्नमेंट ने इस रिफंड के लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं उसके लिए क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है। आपको हार्डली 1 या 2 डॉक्यूमेंट देने हैं। ऑफिसर को बताना है कि भाई मैंने जितने भी रिटर्न्स ड्यू थे मैंने सब भर दिए हैं, कोई भी आगे और कोई कुछ ड्यूज नहीं है, सो आप कृपया मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कीजिए और मेरा जो एक्स्ट्रा टैक्स है वो रिफंड कर दीजिए। सो RFD1 फॉर्म में आपको अपना रिफंड एप्लीकेशन फाइल करना है। ओके सर। और ये कहाँ अप्लाई करना रहता है? चर्चगेट में ऑफिस है, वहां पे जाना है कि मुझे? ये ऑनलाइन अप्लाई होता है, ऑनलाइन GST की वेबसाइट पे अप्लाई होता है। अच्छा, कौन से फॉर्म में बताया आपने सर? आपने फॉर्म नंबर कौन सा बताया? RFD1। RFD1। हाँ, RFD, R फॉर राजस्थान, F फॉर फतेहपुर, D फॉर दिल्ली, RFD1। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ओके। हाँ सुनील जी, हाँ सुनील जी, आप सुन रहे हैं? सुनील शर्मा जी,
सुन रहा हूँ मैं, सुन रहा हूँ। हाँ, अभी आप आगे का जो भी करना चाहते हैं कीजिए। बिल्कुल मैं ऑल इंडिया बिजनेस काउंसिल की तरफ से आपको, रमेश प्रभु जी को, रमेश बामने जी को और अपने उनकी जो संस्था है उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। और इसके बाद में आगे का जो भी प्रोग्राम आप करना चाहते हो कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा देखा आपने आपने ऑल इंडिया बिजनेस काउंसिल के साथ दोस्तों हमने आज की कॉन्फ्रेंस की और बड़ी ही अच्छी साबित होगी। फेसबुक पे तमाम लोग जो देख रहे हैं दोस्तों, अपना कृपया कमेंट्स करें किस तरह से हाल होगा, बिजनेस कम्युनिटी को क्या सरकार ने राहत दी है और आज बिजनेस कम्युनिटी क्या चाहती है, किस तरह की राहत चाहती है, वो भी कमेंट्स करें ताकि हम हमारे जो हमारा फोरम है, हमारा जो एक संस्था है महासेवा एमएनएस मीडिया, वो सरकार तक राहतें जो देना सरकार ने दी है, लेकिन और राहतें क्या चाहिए बिजनेस कम्युनिटी को उस बारे में बताएं ताकि हम सरकार तक ये जो डिमांड है बिजनेस कम्युनिटी की वो पहुंचा सके। दोस्तों एक बड़ा ही इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल आज की कॉन्फ्रेंस रही। सुमित झुनझुनवाला जी स्पीकर, उनका धन्यवाद महासेवा की तरफ से और एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस की तरफ से आपका करता हूं मैं आभार और थैंक्स टू ऑल। सभी जितने स्पीकर रहे, रमेश बी शाह, धन्यवाद सर। ऑल इंडिया बिजनेस काउंसिल के रमेश बी शाह और हरिराम चौधरी जी और तमाम जितने लोग हमारे पार्टिसिपेट जुड़े, तमाम उन लोगों का धन्यवाद करते हुए दोस्तों, फेसबुक पर जितने लोग जुड़े उन सभी का धन्यवाद करते हुए मैं इस कॉन्फ्रेंस का आज कंक्लूडिंग करते हुए लास्ट में एक सेंटेंस कहूंगा दोस्तों कि आज जो संकट का समय है, जो विपदा है उसके बारे में कि माना विपदा में हर मानव का मन जरा घबराता है, माना विपदा में हर मानव का मन जरा घबराता है, पर सच तो ये है साहस और संघर्ष से ही हर जंग जीता जाता है, पर सच तो ये है साहस और संघर्ष से ही हर जंग जीता जाता है। और ये जो कोरोना से जंग है वो निश्चित ही जीतेंगे और मुंबईकर और महाराष्ट्र और देशवासी निश्चित ही इसमें जीत के लाएंगे। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा, इस तरह की अपील करते हुए दोस्तों लॉकडाउन का पालन करें और सुरक्षित रहिए और घर में रहिए। किस तरह से लॉकडाउन का पालन करना है आप करते रहिए, कोरोना से बचे जहां तक जितना हो सके। उम्मीद है आप लोगों से सब स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो आप सभी लोगों के हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं। हरिराम जी, हाँ जी, बोलना बोलिए, आप हाँ बताइए। बोलिए। बस तो नहीं, मैं मेरा आप लास्ट में कंक्लूजन में जो दो बातें दो लाइन सुनाई बहुत अच्छी थी, बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको, बहुत अच्छी लाइन थी आपकी। बिल्कुल सर, आप दीर्घायु हो और आपका जो साहस और संघर्ष है उससे वो बहुत सारी जंग आपने जीती है और हम भी ये उम्मीद करते हैं सभी लोगों से कि साहस और संघर्ष से हर जंग जीता जाता है और ये कोविड-19 की जो जंग है वो भी हम जीतेंगे। अपने अपने घरों में रहकर लॉकडाउन का पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, इस तरह की अपील करते हुए दोस्तों कल एक नए विषय के साथ में कुछ नए लोगों के साथ पार्टिसिपेट के साथ में और तमाम जो जितने लोग जुड़ना चाहे जुड़े इस तरह की कॉन्फ्रेंस में दोस्तों, अवेयर कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं हम तमाम लोगों को। एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस और महासेवा की तरफ से तमाम पार्टिसिपेट, तमाम जो फेसबुक पे लोग जुड़े हैं दोस्तों और हमारे जो आज के स्पीकर है, तमाम लोगों का मैं धन्यवाद देते हुए, थैंक यू बोलते हुए सर आज इस कॉन्फ्रेंस के लिए इजाजत चाहूंगा। आज की इस कॉन्फ्रेंस को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। आपका दोस्त और होस्ट सुनील शर्मा इजाजत चाहता है। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, मिलेंगे कल तक। थैंक्स टू ऑल, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।